हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ आनंद कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत है उन्नति एकेडमी के इस चैनल में, जहां हम लोग आज देखेंगे कि एनसीईआरटी 11th का जो आपका है वो एनसीईआरटी 11th के एनसीईआरटी का जो आपका क्वेश्चन आंसर है वो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। हम पहले भी बोल रहे हैं कि अगर आप पहले सॉल्यूशन खुद से देखें तो वो आपके लिए बेहतर होगा और इस सॉल्यूशन को एज अ हिंट के तौर पे ही आप यूज करें। चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम हम लोग का है कोशिका जीवन की एक इकाई, यानी कहने का मतलब जिस कोशिका से हमारा जीवन बना हुआ है, जहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत होती है वो क्या होती है, बस कोशिका होती है। कोशिका से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है और इसलिए कहते हैं कि हमारा शरीर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए लेकिन वो कोशिका ही है जिसके बदौलत हम कार्य कर पाते हैं। 8वां चैप्टर आपका ये एनसीईआरटी के बुक का है जो हमें बहुत कुछ सिखाने का काम करता है। इसी के अंतर्गत हम आज इसके प्रश्न उत्तर का बात करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे पास है वो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कहने का मतलब ट्रू और फॉल्स जो है उस टाइप का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4 और 2 करके, और हमें सभी ऑप्शन को एक एक करके देखना होगा यहाँ पर। चलिए सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या कहती है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट बोरॉन की थी। ससुरा ये पगला गया है। हम सब जानते हैं कि रॉबर्ट बोरॉन जो है वो रॉबर्ट बोरॉन किसका खोज किया था, तो हम जानते हैं कि केंद्रक का खोज किया था। किसका खोज किया था दोस्तों, तो केंद्रक का खोज किया था। केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट बोरॉन किया था। और कब किया था दोस्तों, तो बताया जाता है कि अगर हम बात करें तो 1831 में। कब किया था दोस्तों, 1831 में क्या था, किसका खोज, तो केंद्रक का खोज किया था। किसने किया था, रॉबर्ट बोरॉन। दूसरा कह रहा कि स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जी दोस्तों, स्लाइडेन और स्वान जो है वो आपका कोशिका सिद्धांत तो प्रतिपादित किया था, लेकिन आर विर्चो जो था वो आपका इस चीज़ को और बेहतर ढंग से सिद्ध करने का काम किया था। जबकि विर्चो के अनुसार कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनती है। ये बात भी आपकी सही थी कि विर्चो साहब ये बात बोले थे कि कोई भी कोशिका जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग कोशिका से ही उसका निर्माण होता है। अगला दोस्तों क्या बोल रहा है कि एक कोशिकीय जीव अपने जीवन के कार्य एक कोशिका के भीतर करते हैं। ये बात भी दोस्तों सही है। अगर कोशिका एक कोशिकीय है तो हम जानते हैं कि उसके बीच में केंद्रक और जो भी काम वो करता है वो उसी कोशिका से पूर्ण रूपेण कर पाता है। तो दोस्तों इसका मतलब कि आपका ओ वाला जो है ये आपका गलत आंसर है, बाकी जो है वो सही है। तो आपका आंसर कौन जाएगा, ओ। और यहाँ पे आपका दिया हुआ भी है कि कोशिकाओं का खोज रॉबर्ट बोरॉन ने की थी। अब हम अगर सिर्फ आंसर का बात करते तो हम डायरेक्ट टिक कर सकते थे, लेकिन हमें एक एक करके समझना भी है। तो चलिए दोस्तों जब आगे का बात करते हैं तो आगे हमारे पास है नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिए ऊपर वाले कोशिका में ही हमें विर्चो के अनुसार ये बताया था कि कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनती है। अब यहीं पर ये चीज़ बताया गया कि नई कोशिका, कौन कोशिका दोस्तों, कोई जो नया कोशिका का निर्माण होता है वो किस कोशिका से होता है। हमें यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताया गया था कि जीवाणु किण्वन से, जीवाणु के अंदर फर्मेंटेशन से, यानी जीवाणु के अंदर फर्मेंटेशन नहीं होता, जीवाणु के अंदर क्या होता है दोस्तों, विखंडन होता है। उससे वो क्या बनता है, नया कोशिका का निर्माण होता है। विखंडन के कारण वो नया कोशिका बनता है। पुरानी कोशिकाएं के पुनरुत्पादन से। फिर अगला ऑप्शन दिया पूर्व स्थित कोशिकाओं से और अजैविक पदार्थ। अजैविक पदार्थ का मतलब क्या हुआ आपका दोस्तों, हवा हुआ, पानी हुआ, मृदा हुआ, ये सारा आपका जो होता है वो अजैविक पदार्थ होता है। और यहाँ पर बताएगा कि पूर्व स्थित कोशिकाओं से। तो रिडोल्फ विर्चो तो भी तो यही बात बोला था कि हमारा जो नई कोशिका की निर्माण होती है वो पुराने पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि पुरानी कोशिकाओं में पुनरुत्पादन, यानी पुरानी कोशिका है और उसी के अंदर फिर से उत्पादन करा, ऐसा दोस्तों नहीं होता है। पुरानी कोशिकाओं से विभाजित होती है तब जाके बनता। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, 100 जाएगा। तीसरा अगर क्वेश्चन का बात करते हैं दोस्तों तो तीसरा ऑप्शन है निम्न में से सही जोड़ बनाए, यानी हमें मिलान करने वाली है। इसमें दोस्तों हमें इसके बारे में सबसे पहले ये देखना है कि हम किसके बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे एक आपके पास थैलेकॉइड्स देल है, एक कुंडिका देल है और एक क्रिस्टी देल है, ये 3 गो। और इधर देल है पट्टिका में चपटी वाला थैली, और यहाँ पे देल है सूत्रकणिकाओं के अंतरावलन और ग्लॉजी उपकरण में बिंब आकार की
थैली। अब दोस्तों हमें इसमें तीनों को मिलान करना है। मेरे हिसाब से सबसे पहले आप थैलेकॉइड्स को देखिए। थैलेकॉइड्स को जब देखिएगा तो थैलेकॉइड्स जो होती है वो बताया दोस्तों कि हमें किसमें देखने को मिलता है, तो हमें दोस्तों किसमें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है। पट्टिका में एक चपटी वलय के तरह रहता है, रिंग के तरह रहता है। अगर थैलेकॉइड का बात करें दोस्तों तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो यही थैलेकॉइड जो था वो ग्रेनम बनाने का काम करता था दोस्तों। किसके अंदर, तो बताया जाता है कि हम किसके अंदर इसका बात करें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बात करें। जबकि दोस्तों अगर हम कुंडिका के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, कुंडिका। ये कुंडिका ग्लोजी बॉडी के अंदर हमें दोस्तों देखने को मिलता है। वो जो ग्लोजी बॉडी का जो उपकरण होता था इस टाइप का जो था, जिसके अंदर सिस और ट्रांस वाला जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, उसी के अंदर बताया जाता है दोस्तों कि हमें कुंडिका मिलती है। और ये बिंब आकार की थैली बनाने का काम करता है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव जैसी रचना ये देने का काम करता था दोस्तों। अगला जब हम बात करते हैं तो अब बताया क्रिस्टी, और क्रिस्टी का बात करते हैं तो ये मैट्रोकोंडिया, सूत्रकनिकाओं का हिंदी होता है मैट्रोकोंडिया दोस्तों। तो ये मैट्रोकोंडिया में हमें देखने को मिलता है। जब उसके स्ट्रक्चर को आप देखिएगा तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन चौथा है कि इनमें से कौन सा सही है, यानी फिर से ट्रू फॉल्स आया है और बोल रहा है कि पहला ऑप्शन सभी जीव कोशिकाओं में केंद्रक मिलता है, सभी जीव के कोशिकाओं में केंद्रक मिलता है दोस्तों। ये बात 100% सही नहीं है। कुछ ऐसे भी कोशिकाएं होती है जिसमें केंद्रक नहीं मिलती है और मैच्योर टाइम के अंदर उसमें केंद्रक एब्सेंट हो जाती है दोस्तों, जिसके कारण वो विभाजन भी नहीं कर पाता, जैसे आरबीसी के कोशिकाएं के अंदर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कोशिका के अंदर, आरबीसी के अंदर हम देखते हैं कि केंद्रक नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है कि दोनों जंतु व पादप कोशिकाओं में स्पष्ट कोशिकाएं भित्ति होती है। दोनों यानी जंतु और पादप कोशिका में स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है दोस्तों। ये बात भी मेरा क्या है, गलत है, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन का जब बात करते हैं तो हमें बात आती है कि प्रोकैरियोटिक की झिल्ली में, प्रोकैरियोटिक के झिल्ली में आंतरिक अंगक नहीं मिलते, यानी आवरण का कोशिका अंगक जो होता है वो कोशिका अंगक, मान ले कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया या जो भी चीज़ है वो बोल रहा है कि एक कवर उसके ऊपर होता है, ऐसा हमें प्रोकैरियोटिक झिल्ली में आंतरिक अंगक नहीं मिलता है। तो बताया जाता क्या है कि इनमें से कौन सा सही है, तो यही दोस्तों क्या है, सही है। बाकी ये तो गलत था, ये भी गलत था। नीचे वाला का बात करते हैं तो कोशिका का निर्माण अजैविक पदार्थों के से नए सिरे से होता है दोस्तों। नहीं, कोशिका का निर्माण तो पुरानी कोशिका से होता है दोस्तों, जो ऊपर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी आपका क्या है दोस्तों, गलत है। तो अब आगे का जब हम बात करते हैं दोस्तों तो आगे वाला क्वेश्चन मेरे पास देखिए कौन सा है। आगे वाला जब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 5वां क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, तो 5वां क्वेश्चन हमें क्या बताया गया है वो देखो दोस्तों। बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का बात करते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। जब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में क्या मीसोसोम होता है, इसके कार्य का वर्णन करो। मीसोसोम के बारे में बात किया गया है दोस्तों, ये स्पेशल चीज़ है। मीसोसोम होता है प्रोकैरियोटिक, किसके अंदर बात कर रहा, प्रोकैरियोटिक के अंदर। यूकैरियोटिक एडवांस कोशिका होता है, प्रोकैरियोटिक हम जानते हैं दोस्तों कि ये पुराने टाइप के कोशिका थे। तो इसी में बताया जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या मीसोसोम होती है, क्या इसका कार्य का वर्णन करें दोस्तों। जब इसके बारे में हम बात करेंगे तो देखिए लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक विशेष झिल्ली नामक एक संरचना मिलती है। एक विशेष यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो उस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक विशेष झिल्ली नामक एक स्पेशल संरचना मिलती है, जो उस प्लाज्मा झिल्ली के में वलनों से बनती है, रिंग से बनती है। और उसी पदार्थ को, उसी भाग को हम मीसोसोम के नाम से जानते हैं। और इसका मुख्य कार्य उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर शोषण में सहायता करना होता है। यानी कहते हैं कि जब हम उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करते हैं तो उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक स्पेशल विशेष टाइप का संरचना दोस्तों देखने को मिलता है। और उस विशेष संरचना से ही कहते हैं कि उसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका जो अभी तक एडवांस नहीं था, जिसके अंदर स्पेशल कोशिकांगक नहीं पाया जाता दोस्तों, उसके अंदर बताया जाता है कि वो शोषण के रूप में कार्य करता है। छठा क्वेश्चन के बारे में जब बात करते हैं तो क्या बोला गया है कि देखिए, कैसे उदासीन विलय जीव द्रव झिल्लियों से होकर गति करते हैं,
क्या ध्रुवीय अणु उसी प्रकार से इससे होकर गति करते हैं? यदि नहीं तो इनका जीवदर्भ झिल्ली से होकर परिवहन कैसे होती है? जीवदर्भ झिल्ली का दोस्तों बात करा, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बात करा दोस्तों। प्लाज्मा झिल्ली को मतलब कहने का मतलब जो परागमय झिल्ली होता है दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं दोस्तों, वही कोशिका झिल्ली से बताया जाता है कि किस प्रकार से वो, इसी को हम जीवदर्भ झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो इससे अणु जो होते हैं किस प्रकार से परिवहन करते हैं? तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि ये झिल्ली जो होते हैं इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, और उसमें जिसे इसी छिद्र के वजह से हम इसको परागमय झिल्ली सिलेक्टिवली परमेबल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो क्या बताया गया वो देखिए दोस्तों कि जीवदर्भ झिल्ली का एक महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, इससे होकर अणुओं का परिवहन होता है और यह झिल्ली वर्णात्मक परागमय यानी सिलेक्टिवली परमेबल के नाम से जाना जाता है। सिलेक्टिवली परमेबल होती है और उदासीन जो विलय अणु समान या निष्क्रिय यानी या तो साधारण या तो एक्टिव या पैसिव वहाँ पे बताए थे दोस्तों कि अगर हम बात करें तो सक्रिय होता है एक्टिव और निष्क्रिय होता है पैसिव। तो उदासीन वलय जो होते हैं, न्यूट्रल जो सॉल्यूट होते हैं दोस्तों, वो जो होते हैं अणु वो समान रूप से या निष्क्रिय रूप से उसके अंदर परिवहन करता है। और वो जो परिवहन करता है दोस्तों, तो उसमें हम आपको बताए थे कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, स्थानांतरित होते हैं, यानी जहाँ पे उसका मात्रा ज़्यादा हो वहाँ से वो कम की ओर जो होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, परिवहन करने का काम करते हैं। और ये चीज़ जो होते हैं उसके अंदर सक्रिय और निष्क्रिय रूप दोनों से होते हैं। लेकिन अगर परिवहन करने का बात करें तो वो हमेशा उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर एक साधारण डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा उस झिल्ली से आते जाते रहते हैं और इसमें ऊर्जा की खर्च नहीं होती है। व्यय का मतलब क्या होता है दोस्तों, खर्च। तो बताया जाता है कि इसके अंदर ऊर्जा की खर्च नहीं होती है दोस्तों। फिर बताया जाता है कि इसके अंदर आगे जब हम बात करते हैं तो आगे बताया गया है कि ध्रुवीय अणु यानी पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो समान विसरण के द्वारा इससे होकर आ जा नहीं सकते हैं, इसलिए उसके परिवहन हेतु उसके अंदर कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, वाहक प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है और इन्हें आयन कैरियर के नाम से हम जानते हैं। यानी कहने का मतलब कि उसको अगर उस झिल्ली से आर पार होना है तो उसके साथ में बताया जाता है कि कुछ ना कुछ प्रोटीन्स की हेल्प की ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ आयंस के कैरियर की ज़रूरत होती है, जो कि आयंस इधर से उधर जाने के चक्कर में बताया जाता है कि फिर जो होते हैं वहाँ पे ये इस टाइप के ध्रुवीय पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आ जा सकते हैं उससे। तो इसके लिए बताया जाता है कि इस परिवहन के अंदर हमें कुछ ना कुछ खर्च करनी पड़ती है, हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करनी पड़ती है। पैसा इन्वेस्ट के मतलब ऊर्जा इन्वेस्ट करना पड़ता है और इसी के कारण हम इसे सक्रिय विसरण के नाम से, एक्टिव डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। और इसमें वही आपका ऊर्जा का व्यय होता है और ये ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है और ऊर्जा व्यय करके आयन और अणु का परिवहन निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर भी हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एक बहुत बेहतर चीज़ रखा हुआ है कि जब हम पैसा खर्चा करते हैं, जब हम उसके अंदर व्यय देते हैं तो निम्न सांद्रण से भी उच्च सांद्रण की ओर वो परिवहन होने लगता है। ऐसे तो हम दोस्तों जानते हैं कि बिना पैसा खर्च किए उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर परिवहन होता है, लेकिन जब उसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उससे प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा दोस्तों निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर भी हो सकता है। इसे हम किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, सक्रिय विसरण के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर आयन कैरियर की जरूरत होती है पासिंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो क्या लिखा हुआ है कि दो कोशिकाओं अंगक का नाम बताइए जो द्विकला से घिरी होती है, यानी द्विकला का मतलब डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई है। और इसके लिए तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे पास एक ट्रिक है MNC करके, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस तो जानते हैं कि कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, लेकिन ये दो कोशिका अंगक मेरे दोस्तों कौन कौन, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक जो आपका है वो क्लोरोप्लास्ट। ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जिसको हम प्लास्टिड के नाम से भी जानते हैं, ये जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जब इस दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में बात करें तो इसमें एक विशेष रूप से इसकी संरचना के बारे में बताया गया है दोस्तों। काफ़ी हद तक आपको इससे फायदा मिलने वाला है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के संरचना के बारे में बात करते हैं तो इसमें बहुत ऐसा चीज़ दिया है जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। कि हम अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं
कि सबसे पहले ये 2 झिल्ली से घिरा हुआ है, यानी द्विपलवक जो वहाँ पे लिखा हुआ डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। इसके पास खुद का डीएनए और आरएनए और प्रोटीन भी दोस्तों इसका पाया जाता है, और बताया जाता है कि इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन होने की गुण होती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया अगर किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर क्षति पहुँचे तो बहुत जल्दी वो नया नया माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर सकता है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, और हम ये भी बात जानते हैं कि इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन भी देखने को हमें मिलता है, यानी वायवीय शोषण, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसके अंदर ऊर्जा बनने का बात करते हैं। और फिर बताया जाता है कि इसके अंदर अगर बात करें तो इसके द्रव को हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर जो अंदर वाली झिल्ली होती है वो क्रिस्टिया का फॉर्मेशन करने का काम करता है दोस्तों। ये सारा चीज़ हम जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है। वही चीज़ इसके आंसर में भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और बहुत सारा चीज़ है कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, जो आपके लिए उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और दूसरी बात कि अल्टमैन 1894 में यानी 1894 में बताया जाता है कि दोस्तों 1894 में अल्टमैन ने इसका खोज किया था, और इन्हें बायोप्लास्ट के नाम से जानने का भी काम किया गया था दोस्तों। आगे जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि इसके अंदर बहुत और भी स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखा हुआ है, जो कि इसके अंदर उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ याद करना है तो F1 कण और ऑक्सीसोम जो होती है इसके बारे में भी आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि F1 कण भी पाया जाता है जो छोटे छोटे उसके अंदर होता है। और दूसरी बात कि इसके अंदर क्रेब्स चक्र के द्वारा जो होता है एनर्जी बनाने का काम करता है। सेम इसी प्रकार से अगर हम इसके अंदर का बात करते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। और ज़्यादा ज़रूरी आपका यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, इसके बारे में आप सही से लिख सकते हैं कि इसके अंदर F1 पार्टिकल के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन का अभिगमन होता है, जिसके कारण उसमें एनर्जी बनने का काम होता है। H2O जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं हाइड्रोजन का किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, और फिर वहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है दोस्तों, और उसके वजह से हम कोशिका को ऊर्जा गृह कहते हैं। जबकि लवक के बारे में बात करते हैं, लवक के संरचना के बारे में बात करते हैं, तो सीधी सी बात लवक भी जो है वो दोहरी झिल्ली से घिरी हुई पादप के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग का होता है। और इसका बात अगर हम करें तो जंतु के अंदर ये हमें देखने को नहीं मिलता है। हेकेल नाम का वैज्ञानिक 1865 में इसकी खोज की थी और इसे प्लास्टिड नाम से रखा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लास्टिड के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्लोरोफिल, और क्रोमोप्लास्ट का मतलब दोस्तों कि क्लोरोफिल यानी ग्रीन पिगमेंट अगर नहीं निकलता और बाकी का जो भी पिगमेंट निकलता है वो किससे निकलता है, क्रोमोप्लास्ट से दोस्तों। और लिकोप्लास्ट जो होते हैं इसके अंदर स्टोरेज करने की गुण होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि लिकोप्लास्ट जो होते हैं ये एक संचयी लवक होते हैं। इसके अंदर वर्णक यानी कलर नहीं होने के कारण ये रंगीन नहीं होती है। और इसके अंदर भी 3 प्रकार होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, जिसको एलिडोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं वो स्टार्च का संचय करता है, इलियोप्लास्ट जो होते हैं वो फैट्स का मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वसा का संचय करता है, और प्रोटीनोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन का संरचना करता है दोस्तों। जबकि अगर हम इसके बाद क्रोमोप्लास्ट के अंदर इसका बात करें तो कहते हैं कि ये एक रंगीन लवक है दोस्तों। सामान्यतः फूलों के पंखुड़ियाँ जो कि अट्रैक्टिव होते हैं, फल का कलर जो चेंज होता है, रंगीन पत्तियाँ जो आती है, ये सारी की सारी गुण कहते हैं कि क्रोमोप्लास्ट के कारण ही आते हैं। भूरे सवाल के बारे में आप जानते होंगे जिसे फियोप्लास्ट कहते हैं, लाल सवाल जिसे हम रोडोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जिसे हम क्रेमेटोफोर के नाम से जानते हैं। ये सब का कलर जो दोस्तों ये चेंज होता है, किसके वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। जबकि क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं तो बचपन से पढ़ते हैं कि हम इसे हिंदी में हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में सिम्पर जो है वो 1864 में खोज की थी। कहते हैं कि क्लोरोफिल जो होते हैं वो एक पर्णहरित होते हैं, ग्रीन कलर का पिगमेंट इसके अंदर मिलता है, वो वही क्लोरोफिल होते हैं। और ये पत्ती के मीजोफिल के अंदर हमें देखने को या कॉलन कायमा के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। और कहते हैं कि इसी के कारण तो क्या होते हैं, पादप हरा होते हैं। और साथ ही साथ क्या हमारा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो फोटोसिंथेसिस किसके अंदर दोस्तों हमें देखने को मिलता है, तो वो फोटोसिंथेसिस हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसके अंदर भी खुद का डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होता है दोस्तों इसके प्लास्टिड के अंदर। और उसका भी रीजन होता है दोस्तों कि ये अपना खुद से रेप्लिकेशन कर सके, और एडवर्स कंडीशन में प्रतिकूल समय में भी ये बताया जाता है कि अपना डिवीजन करके वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर सकता है दोस्तों।
आगे इसी के बारे में हरित लवण की संरचना के बारे में लेमिला थैलेकोइड्स के बारे में दोस्तों दिया हुआ है, जहाँ पे हम आपको बताए थे कि इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ये थैलेकोइड्स होते हैं और बहुत सारे थैलेकोइड्स मिलते हैं तो ग्रेनम बनते हैं आपस में। इसी के अंदर एनर्जी का जो होता है फॉर्मेशन होता है। तो इसमें से ज़्यादा हमें नहीं लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट लिखना और ख़ास करके क्लोरोप्लास्ट के कार्य के बारे में स्पेशल ढंग से हमें लिखनी है। आगे जब दोस्तों बात करते हैं तो आगे हमारे पास है प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषता है, यानी प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करते हैं, जिसे हम असीम केंद्रीय कोशिकाएं के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव कोशिकाएं के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि ये ऐसी कोशिकाएं होती है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता, सत्य केंद्रक नहीं देखने को मिलता है, नहीं पाया जाता, तथा केंद्रक में पाए जाने वाले जो भी प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जैसे कि डीएनए आरएनए, वो केंद्रक कला के अभाव में यानी केंद्रक की आवरण नहीं होते, उसके अभाव में वो कोशिका द्रव में ही फैली रहती है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यही कहलाती है। कहते हैं कि इनमें से घेरादार क्रोमोसोम होता है जिसे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, यानी हिस्टोन प्रोटीन की भी इसमें कमी होती है जो डीएनए के साथ रहते हैं, डीएनए के साथ बढ़ाने वाले प्रोटीन है। कहते हैं इनमें से राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं और इन कोशिकाएं में अनेक कोशिकांगक जैसे केंद्रिका, गोल्जीकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरादर्य बीजलिका आदि नहीं होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में सूत्री विभाजन के लिए घटकों का अभाव होता है। रचना के दृष्टि से इस प्रकार की कोशिकाएं आदिम मानी गई है और जीवाणु कोशिकाएं तथा नीलहरी शैवालों की कोशिकाएं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के उदाहरण है दोस्तों। तो ये आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हमें देखने को मिला है। जबकि अगला क्वेश्चन है कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन की व्याख्या कीजिए, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक कोशिका से बहुत सारे कोशिका का रचना होता है उसके बारे में बोला गया है। तो इसका भी आंसर इसमें बहुत बड़ा दिल है, हमें इतना नहीं लिखना है इसके बारे में। हम ये बात बखूबी जानते हैं कि बहुकोशिकीय जो होते हैं वो एक ही कोशिका के अंदर विभाजन करने से ऐसा हो पाता है और एक कोशिकीय जीवों में समस्त जैविक क्रियाएँ जैसे कि श्वसन, गति, पोषण, उत्सर्जन, जनन आदि जीव कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होते हैं और इनमें इन कार्यों को संपन्न करने हेतु सामान्यतः कोई विशेष अंग हमें देखने को नहीं मिलता है। तो फिर बताया जाता है कि कोशिका विभाजन ये एक जो के द्वारा ये जनन प्रक्रिया हो जाती है और कुछ कोशिका जीवों में लैंगिक जनन भी देखने को हमें मिलता है। फिर आगे जब हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि सरल बहुकोशिकीय जीव जैसे कि स्पंज जो पोरीफेरा का उदाहरण है उसमें विभिन्न जैविक क्रिया करने के लिए अलग प्रकार की कोशिका के द्वारा संपन्न होती है और यहीं से बहुकोशिकीय जीव जो होती है वो बनना स्टार्ट होती है। फिर बताया जाता है कि आगे इसी विभाजन के कारण, इसी श्रम विभाजन के कारण, और बताया जाता है कि ये श्रम विभाजन अस्थायी नहीं होती है। सिलेंट्रेटा संघ का अगर बात करें तो उसके अंदर कोशिका विभिन्न जैविक कार्य के लिए एक विशेष कृति हो जाती है और फिर वो अलग अलग अपने शरीर के कार्य को अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा संपन्न करने का काम करता है दोस्तों। फिर उसके बाद ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन आपको नहीं लिखना है और इस प्रकार से हम जानते हैं कि अगर हम अपना बहुकोशिकीय के बारे में बात करते हैं तो समान कार्य करने वाली कोशिकाएं में संरचनात्मक समानता पाई जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि कोशिकाओं में कार्य के भिन्न यानी उसका अलग अलग रूप, उसका संरचना अलग अलग और उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर का या फंक्शन का बात करें तो वो भी हमें अलग अलग बहुकोशिकीय के अंदर देखने को मिलता है। इट मीन्स कुछ नहीं कि कोशिका विभाजन के बाद हर एक कोशिका का एक स्पेशल कार्य होता है और वो स्पेशल कार्य के द्वारा वो अलग अलग कार्य करने का काम करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला गया कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है, संक्षिप्त में वर्णन करें। तो कैसे दोस्तों ये बात हम जब देखते हैं तो बताया जाता है कि हम जानते हैं कि कोशिका शरीर निर्माण की इकाई ही नहीं बल्कि जीवन की इकाई की इकाई भी है। जीवन की सभी क्रियाएं कोशिकाएं में हो रहे हैं और कार्य के समन्वय से होता है। नई कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनती है और एक कोशिका से पूर्ण जीवन का निर्माण भी संभव है और उसी संभव होने के कारण हम इसे टोटिपोटेंसी के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर एक ही कोशिका से प्रत्येक कोशिका में अनेकों अंगक होते हैं जो कोशिकाएं द्रव में रहते हैं। इनमें हो रहे कार्यों का जीवन चलता है। आगे दोस्तों बात करते हैं तो बताया जाता है कि केंद्रक छिद्र क्या होते हैं और इनके कार्य बताए। हम दोस्तों जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं किसका तो कोशिका का, तो कोशिका के अंदर सेंटर वाले रीजन में केंद्रक पाए जाते हैं। इस केंद्रक में भी छोटे छोटे एंगस्ट्रॉम में छिद्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा कहते हैं कि केंद्रक द्रव और इस कोशिका द्रव
गर्भ के अंदर दोस्तों क्या होती है, तो वाहन होती है, बहुत सारे चीज़ जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। और हम जानते हैं कि केंद्रक जो होते हैं वो भी आपका कैसा दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ दोस्तों होता है, और फिर ये कनेक्शन बनाने का काम करता है दोस्तों। तो कहते हैं कि ये इंडोप्लाज्मिक यहाँ पे रेटिकुलम जो होते हैं वो केंद्रक में आपका यहाँ पर चिपका होता है दोस्तों। तो उसके अंदर हम जानते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी आपका राइबोसोम पाया जाता है, प्रोटीन होती है, और इस दोनों के बीच में कनेक्शन होती है। और इसके अंदर बताया जाता है, जब इसके कार्य के बारे में बात करते हैं तो केंद्रक में निर्मित विभिन्न प्रकार के आरएनए अणु, विशेषकर एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए केंद्रक के झिल्ली के छिद्रों से होकर कोशिका द्रव्य में पहुंचते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में वो महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं, निभाते हैं दोस्तों। जब अगला बात हम करते हैं तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि लायनकाय तथा राजधानी दोनों अंतः झिल्ली में संरचना है, परंतु कार्य की दृष्टि से ये अलग होते हैं। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए बोला गया है। लायनकाय जैसे लाइसोसोम, जो कि हम जानते हैं कि हमारे लिए किसके नाम से, लाइसोसोम यानी सुसाइडल बैग के नाम से भी हमें जानने का काम होता है। जब यहाँ पे लायनकाय के बारे में बात करते हैं, लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि लायनकाय जो होती है वो हमारे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कहते हैं कि ये एक झिल्ली से घिरी हुई एक थैली होती है जो गोल्जी बॉडी से बनती है। यानी कहने का मतलब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे तैयार होता है कि आपका ये जो लाइसोसोम है वो लाइसोसोम किससे तैयार होती है, तो गोल्जी काय से ही बनती है। और इसी के अंदर कुछ एंजाइम पाई जाती है, जो एंजाइम ही खतरनाक होती है। सबसे पहला एंजाइम जो होती है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे कि इसके अंदर लैपेज जो कि लिपिड को तोड़ता है, ऑप्टिएज आदि, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर देखने को मिलता है। कहते हैं कि दोस्तों इसके अंदर जो वो काम करता है वो पीएच में सक्रिय होते हैं, यानी बहुत कम पीएच पे, एसिडिक पीएच पे वो एक्टिव होते हैं। और ये विकार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, न्यूक्लिक अम्ल आदि का पाचन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्या होती है कि हमारे उस कोशिका के अंदर अगर कोई भी संक्रमित जीवाणु जो होते हैं वो एंट्री मारते हैं तो उस कोशिका को ही नष्ट करने का काम ये कर देता है। जबकि राजधानी के अंदर का बात करते हैं तो बताया जाता है कि ये भी उपस्थित एक थैलोनुमा रचना होती है। ऐसे तो बताया जाता है कि खास करके अगर हम जंतु के कोशिकाएं के अंदर का बात करें तो जंतु के कोशिकाएं में इसका खासा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन पादप की कोशिकाएं में ये एक कला से घिरी हुई होती है। इस राजधानी के ऊपर वाले कवरिंग को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस टोनोप्लास्ट से घिरी रहती है। इसमें जल, उत्सर्जित पदार्थ जो कि कोशिका के लिए आवश्यक नहीं होते हैं तथा कोशिका रस मिलता है। पौधे में ये कोशिका आयतन लगभग 90% से घेर लेती है। पौधों में टोनोप्लास्ट आयन तथा अन्य पदार्थ का संदर्पण विभन यानी कंसंट्रेशन पोटेंशियल के विरुद्ध राजधानी से आना सुनिश्चित रहता है। अतः राजधानी में सांद्रता कोशिका द्रव्य में अधिक रहती है। यानी कहने का मतलब कि ये जो एक सेल शेप को यानी कोशिका के आवरण को बनाने में भी बताया जाता मदद करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि 60 से 90% जो होता है पादप कोशिका के अंदर यह जगह घेर के रखने का काम करते हैं। अब यही कोशिका कुछ जीव के अंदर, जैसे अमीबा के अंदर बात करें तो ये संकुचनशील राजधानी मिलती है जो उसके अंदर उत्सर्जन का कार्य करता है। प्रोटिस्टा के सदस्य में बताया जाता है कि वैक्यूल में मिलते हैं, खाद्य वैक्यूल, फूड वैक्यूल्स में मिलते हैं और ये खाद्य पदार्थों को निगलने का कारण भी बनता है। अगला क्वेश्चन का दोस्तों बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है एक फिर से चित्र वाला क्वेश्चन है। रेखांकित चित्र की सहायता से निम्नलिखित संरचना का वर्णन कीजिए। पहला केंद्रक है और दूसरा आपका सेंट्रियोल है। केंद्रक का बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कोशिका के अंदर, जिसके कारण बताया जाता है कि ये केंद्रक जो होते हैं ये सेंटर कोशिका के सेंटर में पाया जाता है और इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहते हैं कि अगर केंद्रक नहीं रहता तो उस कोशिका का कोई भी रूप या कोई भी कार्य पॉसिबल नहीं हो पाता, वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता दोस्तों। जैसे कि बताया जाता है कि केंद्रक का खोज सर्वप्रथम इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में की थी। यह एक संघनन यानी कहने का मतलब कंडेंस फॉर्म होते हैं, गोल अथवा अंडाकार संरचना होती है। एक कोशिका में इनकी संख्या सामान्यतः एक केंद्रिकीय यानी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। कभी कभी इसकी संख्या 2 यानी द्विकेंद्रीय बाइन्यूक्लिएटेड अथवा अनेक बहुकेंद्रीय मल्टीन्यूक्लिएटेड भी होती है। पादप कोशिकाओं के अंदर परिपक्वन के साथ साथ ये बताया जाता है वैक्यूल के केंद्रक में भी स्थित होने से यह कोशिका दृढ़ यानी प्रोमोडियल में एक और आ जाती है, यानी
एक स्पेशल चीज़ इसके बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जब संरचना के बारे में बात करते हैं तो बताया जाता है कि केंद्रक के चारों ओर ये केंद्रकी कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, डबल मेम्ब्रेन से ये घिरा होता है। और कहते हैं कि इनकी कला एकक कला यानी यूनिट मेम्ब्रेन के समान ही लिपोप्रोटीन की बनी होती है। दोनों कलाओं के मध्य परिकेंद्रीय स्थान पेरीन्यूक्लियर स्पेस मिलता है। केंद्रक कला सतत यानी कंटिन्यूस नहीं होता, इनसे बीच में छिद्र मिलते हैं और इसकी केंद्रिकीय छिद्र न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इनका व्यास लगभग 400 एंगस्ट्रॉम होता है और ये केंद्रक द्रव तथा कोशिका द्रव में संबंधन बनाए रखती हैं। और बाह्य केंद्रक कला का संबंधन अंतः द्रव्य जलिका से होता है और बाहरी केंद्रक कला पर ये राइबोसोम से चिपके हुए रहते हैं। दोस्तों आगे जब इसके अंदर का बात करते हैं तो देखिए क्या बताया गया है कि केंद्रक कला के अंदर प्रोटीन युक्त संघनन तरल होता है जिसे केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज कहते हैं। केंद्रक द्रव में प्रोटीन तथा फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होती है और इसे न्यूक्लियोप्रोटीन मिलते हैं। केंद्रक द्रव का अगर बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस तथा क्रोमेटिन जो होते हैं वो धागा इसके अंदर मिलते हैं, यानी इसके अंदर 4 चीज़ था, हम आपको बताए भी थे। केंद्रक जो होते हैं वो 4 चीज़ से मिल के बनता है। एक केंद्रक झिल्ली जो सबसे बाहर रहती है, जो घेर के रखने का काम करती है। दूसरा अगर बात करें दोस्तों तो दूसरा नंबर में होता है इसके अंदर कौन सी, क्रोमेटिन जालिका। कौन सी दोस्तों, क्रोमेटिन जालिका। और तीसरा का अगर बात करते हैं दोस्तों तो इसके अंदर क्या रहते हैं, केंद्रक द्रव। क्या रहता है दोस्तों, इसके अगर बात करें तो केंद्रक द्रव रहता है। और चौथा इसके अंदर दोस्तों बात करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, केंद्रिका है। केंद्रिका यानी छोटा जैसा स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, वो भी इसे के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। कहते हैं कि केंद्रिक समानता एक परंतु कभी कभी अधिक भी हो सकते हैं। कौन सी, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस का बात करते हैं। केंद्रक में आरएनए संश्लेषण होता है जो कि राइबोसोम के लिए आवश्यक होते हैं। केंद्रिक कोशिकाएं विभाजन के समय लुप्त हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब न्यूक्लियोलस जो होते हैं जब कोशिका विभाजन होता है उस समय ये वहाँ पे विलुप्त हो जाते हैं। क्रोमेटिन सूत्र का बात करते हैं तो समान अवस्था में ये जाल के रूप में रहते हैं और इसका कुछ भाग जो होता है वो अभिरंज में गहरा रंग लाता है, जैसे कि हेट्रोक्रोमेटिन, जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, हेट्रोक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। और तथा जो भाग हल्का रंग लेता है उसे हम यूक्रोमेटिन के नाम से भी जानते हैं। और कोशिका विभाजन के समय ये संघनित होकर क्या बनाने का काम करता है, गुणसूत्र बनाने का काम करता है। यानी अगर हम बात करें तो गुणसूत्र का यानी अगर बात करें क्रोमोसोम बनाने का काम करता है। जब इसके कार्य के बारे में बात करते हैं तो केंद्रक का प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला, संपूर्ण कोशिका के संरचना, संगठन व कार्य का नियंत्रण तथा नियमन करना। दूसरा, डीएनए पर उपस्थित संदेश एमआरएनए के रूप में कोशिका द्रव में पाए जाते हैं और वह प्रोटीन के रूप में वो अनुवादित होते हैं। तीसरा, प्रोटीन के विभिन्न प्रकार बनाते हैं जो विभिन्न उपापचय क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। चौथा, कोशिका विभाजन का उत्तरदायी केंद्रक पर ही होता है। पांचवा, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए केंद्रक में मिलता है, संतति लक्षण इसी के द्वारा पहुँचते हैं। छठा, नई संतान जिन लक्षणों के पहुँचते हैं और संगठित स्वरूप भी प्रदान करने का काम करता है। जबकि सेंट्रियोल के बारे में दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं तो सेंट्रियोल जो होते हैं जो कि कोशिका विभाजन करने के लिए अहम होता है। कहते हैं कि ये सेंट्रियोल जो होते हैं वो तंतु के बने होते हैं और ये 9 जोड़ों में हमेशा पाई जाती है। ये त्रियक के रूप में रहते हैं, यानी 3 का ये समूह होता है। ये 3 का क्या होता है, समूह, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 का समूह, 3 का समूह, 3 का समूह, ये त्रियक में रहते हैं। और ऐसा इसके पास क्या होता है, 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये नीचे वाला एक 9, यानी 9 रूप में रहता है। यहाँ पे एक स्पेशल संरचना आपको देखने को मिलेगा। तो त्रियक तंतु से बना होता है। प्रत्येक त्रियक तंतु में 3 सूक्ष्म नलिका होते हैं और एक रेखा में उपस्थित है। इससे त्रियक तंतु एमॉर्फस पदार्थ में धंसे रहते हैं। सेंट्रियोल के चारों ओर स्वच्छ कोशिका द्रव का आवरण होता है, इसे हम सेंट्रोफियर के नाम से कहते हैं। सेंट्रियोल तथा सेंट्रोफियर मिलकर ही क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम का निर्माण करता है। दोस्तों जब इसके अंदर का बात करते हैं तो बताया जाते हैं कि ये कोशिका विभाजन के समय में स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है, जो कि हम आप लोगों को समझाए हैं। और फिर ये तरका विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों का भी निर्माण करता है। दूसरा, जब इसके बारे में बात करते हैं तो बताया जाता है शुक्राणु के निर्माण के समय सेंट्रियोल में एक शुक्राणु के अक्षीय तंतु का भी निर्माण करवाता है। दोस्तों ये खासा चीज़ हमारे किसके लिए होता है, कोशिका विभाजन के लिए। अगला जब बात करते हैं तो अगला बात है हमारा गुणसूत्र बिंदु क्या है और गुणसूत्र बिंदु के स्थिति के आधार पर गुणसूत्र का वर्गीकरण किस रूप से किया जाता है। अपने उत्तर में देने हैं तो विभिन्न प्रकार के गुणसूत्र का बिंदु का भी दर्शाने का काम कीजिए। हम जब गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो हम जानते हैं कि गुणसूत्र जो होते हैं 2 अर्ध गुणसूत्रों से बनता है, यानी 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। 2 क्रोमेटिड का बात करें दोस्तों तो इस प्रकार का 2 क्रोमेटिड से हम जानते हैं मिलकर ये बना होता है। और वहीं पे
सेंट्रल रीजन में एक पाया जाता है जो कि इस दोनों क्रोमोजोम को जोड़ के, क्रोमेटिक धागा को जोड़ के रखने का काम करता है। उसे हम सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। अब वो सेंट्रोमियर जो होता है इस क्रोमोजोम को बनाने का काम करता है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमोमियर्स स्थित होते हैं और गुणसूत्र में दोनों क्रोमेटिड गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर से परस्पर जुड़े रहते हैं। इसको हम क्या बोला गया, सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु जाना गया। और इसी के आधार पर बताया जाता है कि ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टेलोसेंट्रिक, इसमें गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के एक और स्थित होते हैं, जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। अगला होता है एक्रोसेंट्रिक, इसमें गुणसूत्र का एक भाग बहुत छोटा तथा दूसरा भाग बहुत बड़ा होता है, इसे गुणसूत्र बिंदु एक सिरे पे धंसा होता है। उसके बाद है अप मध्य केंद्रित सब मेटासेंट्रिक, इसमें गुणसूत्र बिंदु एक किनारे के पास होता है, इसे गुणसूत्र दोनों भुजाएं समान होती हैं। एक मध्य केंद्रीय, इसमें गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बीचों बीच स्थित होते हैं और इसमें गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई के होते हैं। दोस्तों अब फिर आगे का जब बात करते हैं तो बताया क्या जाता है कि जब गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है तो गुणसूत्र को हम एसोसेंट्रिक के नाम से जानते हैं, और जब गुणसूत्र बिंदु की संख्या 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उसे हम डायसेंट्रिक के नाम से जानते हैं, और इससे ज़्यादा होते हैं तो उसे हम पॉलीसेंट्रिक के नाम से जानते हैं। कुछ गुणसूत्र में द्वितीयक संकीर्ण यानी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी पाया जाता है, यानी अगर सेकेंड टाइम उसके अंदर बताया जाता है कि संकीर्ण वाला भाग होता है तो उसे हम इसके नाम से जानते हैं। दोस्तों तो इस बेसिस पे हमारा ये जो चैप्टर हुआ, ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर इंड हुआ। मेटासेंट्रिक यानी सेंट्रोमियर बीच में पाया जाएगा। सब मेटासेंट्रिक के अंदर बताया जाता है कि एक भुजा आपका बड़ा रहेगा और दूसरा भुजा आपका दोस्तों छोटा रहेगा। एक्रोसेंट्रिक के अंदर भुजा और छोटे हो जाते हैं और एक भुजा जो होता है वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, जबकि टीलोसेंट्रिक के अंदर बताया जाते हैं कि एक भुजा जो होता है यहाँ पर जो भुजा था वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। दोस्तों इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। तब इस वीडियो को देखिएगा, आप क्वेश्चन बनाने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।